नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी की जिस सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसी क्रम में आज हम लोग आ पहुंचे हैं पॉलिटी के अंत पर। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का सेकंड लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 से 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी की बात हम लोग जब भी करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पिछली कुछ परीक्षाओं में देखा गया कि आपसे सीधे ऐसे प्रश्न भी पूछे गए जिनमें यह मांग करी गई कि पार्ट का नाम बता दीजिए या आर्टिकल का नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि इमरजेंसी भाग 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध करते हैं। लेकिन जब हम लोग टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं तो आपातकाल कुल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है राज्यों में आपातकाल, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है विशेष परिस्थितियों में लगाया जाने वाला वित्तीय आपातकाल, जिसे 360 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसलिए क्रम न बिगड़ने पाए 352, 356, 360, 352 deals with the national emergency, 356 deals with the state emergency and 360 deals with the financial emergency। ये एकदम बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग प्रवेश करते हैं नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल में। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है और यह किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा। तो आपातकाल का मतलब क्या है? नॉर्मली जब भी आप कभी कहते हैं इमरजेंसी, या हम सभी लोगों के फोन में कुछ इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर्स होते हैं, तो इमरजेंसी कभी भी आपको सोचने समझने का मौका नहीं देती है। इमरजेंसी का मतलब ही है क्विक डिसीजन। और यदि हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में इमरजेंसी की चर्चा करें तो भारत में आपातकाल का मतलब है संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाना। यूनियन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम फेडरल इन इमरजेंसी। अब इसका मतलब क्या है? इसी मतलब को हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। 2 बातें यहां पर और याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल बार बार नहीं लगाया जाता है। आपातकाल का मतलब ही है कुछ विशेष परिस्थिति। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय आपातकाल का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, ये जर्मनी से लिया गया है। 3 परिस्थितियां हैं जब ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सबसे पहली कंडीशन है वॉर, जब 2 देशों के बीच में युद्ध हो जाए और उनमें से एक देश भारत हो, तब भारत सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। दूसरी कंडीशन होती है एक्सटर्नल अटैक या बाहरी आक्रमण। और तीसरी कंडीशन है गृह युद्ध की स्थिति, सिविल वॉर की स्थिति, या एक ऐसी स्थिति जब हमारे देश की जनता हमारी ही सरकार के विरुद्ध हथियार उठा ले। ध्यान रहे, कंडीशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और चूंकि 3 ही कंडीशन यहां पर बताई गई हैं, इसलिए चौथी जो भी कंडीशन ऑप्शन में होगी वही सही जवाब होगा। अब ये आपातकाल क्यों लगाया जाएगा, बात आपको समझ में आ गई। आपातकाल क्या होता है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब आपातकाल कैसे लगाया जाएगा ये आपको समझना है। तो इसके लिए ध्यान रहे कि ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट enforce the national emergency and within the 30 days parliament declare this emergency for further 6 months। आपातकाल का मतलब ही आपात है, इसलिए जैसे ही कैबिनेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिटन में देगी, आपातकाल लगा दिया जाएगा, आपातकाल अधिरोपित कर दिया जाएगा। लेकिन 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन, इसकी स्वीकृति संसद के द्वारा हो जानी चाहिए और संसद की स्वीकृति पर ही इसे 6 महीने के लिए या फिर 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि टिल इनफाइनाइट कंडीशंस आर नॉट वेल, ये बुरा माना जाएगा अगर आपातकाल को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू किया जा सके। पार्लियामेंट शुड हैव स्पेशल मेजॉरिटी टू इन्फोर्स नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिरोपित तो कर दिया जाएगा, किंतु जब इसे परमानेंट करना है, संसद के द्वारा अनुमोदित करना है, तो इसे 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा। आफ्टर इन्फोर्स्ड नेशनल इमरजेंसी 2 आर्टिकल्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला 358 और दूसरा 359। 358 इसलिए एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ऑन अप्लाइंग आर्टिकल 352 देन देयर विल बी अ टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द आर्टिकल 19 व्हिच इज राइट टू फ्रीडम। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगेगा, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 के निलंबित होने का अर्थ है कि आपकी स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिसमें 19A में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर के 19G तक जो राइट टू फ्रीडम ऑफ लिवलीहुड है वो भी समाप्त हो जाएगा। 359 प्रेसिडेंट है पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 21। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 को भी निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसे किसी भी स्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21 से तात्पर्य है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ध्यान रहे, जब भी इंपैक्ट की बात करी जाएगी तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 20 राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है कि निलंबित किया जाए या नहीं किया जाए, और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकता। ये बात बताई गई 359 में। और यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा, तो 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, 62, 71 और 75। 62 में जब चीन ने हमला किया तब, 71 में जब ऑपरेशन मुक्ति संग्राम हुआ तब, और 1975 में आपातकाल क्यों लगा, इसके ऊपर एक लंबा लेक्चर है केशवनंद भारती और राजनारायण केसेस की वजह से, तो वो आप देख लीजिए। हालांकि 1975 में लगा हुआ आपातकाल आज भी विवादित है और इसके ऊपर विद्वानों में मतभेद है कि यह आपातकाल नहीं लगाया जाना चाहिए था। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 1975 की इमरजेंसी क्यों लगी थी, तो इसके लिए इमरजेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर आई बटन में क्लिक कर रहा है, वहां पे जाकर के आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब इस बात की चर्चा करते हैं कि जब आपातकाल लग जाएगा, संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाएगा, राज्य शक्तिहीन हो जाएंगे, तो केंद्र सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार की इन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इट इज ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंश्योर दैट स्टेट्स रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। 2 मुख्य बातें हैं। आपातकाल के दौरान यदि राज्यों को किसी भी प्रकार की आंतरिक सुरक्षा का बोध हुआ तो वो केंद्र सरकार ही मुहैया कराएगी, और साथ ही साथ राज्य संविधान को माने ऐसी व्यवस्था भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल आता है 356, जिसमें हम लोग राज्यों में आपातकाल की कहानी को पढ़ते हैं। राज्यों में आपातकाल की कहानी के लिए आपको सबसे पहले ये डायग्राम देख लेना चाहिए, और ये जो एक डायग्राम है ये अक्सर मैं क्लासेस में भी बना करके बच्चों को समझाता रहता हूं। यहां पर भी देखिए कि ये जो पूरा सर्कल आपको नजर आ रहा है ये भारत संघ है, और संघ होने की जो 3 शर्तें हैं उनमें से तीनों शर्तें आपको दिख रही होंगी। पहली शर्त है कि बॉर्डर्स बंधे होने चाहिए, कहीं से खुले नहीं होने चाहिए। दूसरी शर्त है कि सभी राज्य संघ के अंदर होने चाहिए, तो आपको सारे स्टेट्स भी संघ के अंदर दिख रहे होंगे। और तीसरी शर्त है कि संघ का यानी कि केंद्र का पावरफुल होना। तो यहां पर केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट यहां पर रूल कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अकेले रूल कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने अपनी एक कैबिनेट बनाई हुई है, और उस कैबिनेट का मुखिया बनाया है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर की सहायता से और कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति भारत पर शासन करते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्यों पर शासन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने प्रत्येक राज्य में एक एक गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ है, और चूंकि ये गवर्नर भी अकेले हैं, रूल कैसे करेंगे, तो अपनी सहायता के लिए इन गवर्नर्स ने कैबिनेट और उसके हेड के रूप में चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है।
ये सारे स्टेट्स जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी स्टेट में अगर हम लोग इमरजेंसी मान लें तो एक पर्टिकुलर स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स की पोस्ट का भंग हो जाना, पावर्स वापस से गवर्नर के पास आ जाना और गवर्नर के द्वारा ये पावर वापस से प्रेसिडेंट को दे देना। अगर ये एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है तब इसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। यानी कि संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक तो हुआ, लेकिन एक विशिष्ट राज्य में। यही है राज्यों में आपातकाल। राज्यों में आपातकाल की अवधारणा जर्मनी से ही ली गई है। द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इज द ओनली रीजन ऑफ इमरजेंसी इन द स्टेट्स। राज्यों में आपातकाल का केवल एक ही कारण हो सकता है कि जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाए। ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट इन्फोर्स द स्टेट इमरजेंसी विद इन 30 days, देन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स फॉर इमरजेंसी फॉर फर्दर 6 months। प्रोसेस वही है कि जब भी कैबिनेट की एडवाइस होगी, गवर्नर की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया जाए। साथ ही साथ केंद्र और राज्य में एक अंतर भी हमें याद रखना चाहिए कि राज्यों में आपातकाल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। विशेष परिस्थिति में इसे 6 माह के लिए और बढ़ाया जाता है, लेकिन यदि स्थितियां अच्छी ना हो तब इसे अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में। वित्तीय आपातकाल की अवधारणा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। ये यहां से पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक कभी लगी नहीं और यह एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसका हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। इसलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वर्ष 1991-92 में एक बार हमारे देश में ऐसी स्थिति आई थी जब वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। हालांकि उस जमाने में एलपीजी को लाकर इस खतरे को टाल दिया गया था। वो छोटा सा अनुभव जो हमारे पास है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिस इमरजेंसी हेल्ड व्हेन देयर विल बी मनी क्राइसिस। जब देश में भारी आर्थिक संकट होंगे, मुद्रा संकट होंगे और ऐसे मुद्रा संकटों को फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में देखा जाएगा, तब वित्तीय आपातकाल का प्रावधान होगा। ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट इन्फोर्स दिस इमरजेंसी विद इन 60 days, देन लेटर पार्लियामेंट अप्रूव दिस इमरजेंसी फॉर द इनफाइनाइट टाइम। वित्तीय आपातकाल असीमित काल के लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक आर्थिक स्थिति से कोई भी देश उभर नहीं जाएगा तब तक यह आपातकाल नहीं हटेगा। हालांकि हमारे पास इसका कोई अनुभव नहीं है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि वो एकमात्र आपातकाल कौन सा है जो भारत पर कभी अधिरोपित नहीं हुआ है। तो ध्यान रहे, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 18 की कहानी को पूरा कर लिया। चलिए अब प्रवेश करते हैं पार्ट नंबर 19 में, और यहां पर मिसलेनियस विविध तथ्य लिखे गए हैं, जिनमें एकमात्र आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो है आर्टिकल 361। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नो जुडिशियल रिव्यू ऑन द डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर एंड नो पनिशमेंट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टिल द एंड ऑफ देयर पोस्ट। भारत के राष्ट्रपति और सभी राज्यों के राज्यपाल जब तक ये अपने पद पर हैं, पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। साथ ही साथ इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं चलाया जा सकता। यदि सिविल केस आप चलाना चाहते हैं तो 2 माह पूर्व आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। तो ये स्पेशल पावर जो है ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की है। यदि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द आर्टिकल नंबर 14। अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, उसका ये अपवाद है 361। तो ये भी बात ध्यान रहे, भूलिएगा नहीं। चलिए प्रवेश करते हैं पार्ट नंबर 20 में, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है आर्टिकल नंबर 368। डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित है।
सीधे तौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ध्यान रहे भाग 20 अनुच्छेद 368। जब हम लोग अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ड्यूरिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन इनकॉर्पोरेट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन और रिमूव आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंद भारती केस में बहुत अच्छी बात निकल के सामने आई थी कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और यहीं से पॉलिटी के विद्यार्थियों के लिए एक महान सिद्धांत का जन्म होता है जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर थियरी कहते हैं। संविधान संशोधन संभव है, लेकिन संसद को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना हो पाए। अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ द अमेंडमेंट की। सबसे पहली कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड टू पार्लियामेंट, नॉट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान संशोधन विधेयक कभी किसी राज्य विधानसभा में नहीं आ सकता, इसे केवल संसद में लाना पड़ेगा। नीड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू पास द बिल। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट पास द बिल सेपरेटली, अर्थात जो 108 में हम लोगों ने ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक का प्रावधान पढ़ा था वो यहां लागू नहीं होता। इसलिए संसद के दोनों सदनों में इसे अलग अलग पास होना चाहिए, संयुक्त बैठक इसके लिए नहीं है। इफ द बिल अफेक्ट द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स देन द बिल इज रेटिफाइड बाय द हार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी। कभी कभी ऐसे भी कंडीशन पड़ सकती है कि कोई संविधान संशोधन बहुत आवश्यक है और सभी लोग ये मान रहे हैं कि होना भी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों की सहमति भी आवश्यक हो जाती है। हालांकि राज्यों की सहमति सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से होनी चाहिए, केवल आधे से एक अधिक राज्यों को ऐसे संशोधन के लिए सहमत होना चाहिए। प्रेसिडेंट एसेंट इज मैंडेटरी। 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसे ऐसी व्यवस्था करी गई कि जब तक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाएगी तब तक कोई भी संविधान संशोधन मान्य नहीं है। अब देखते हैं कि भारत के संविधान को कितनी तरीकों से बदला जा सकता है। तो 3 तरीके हैं, 3 रास्ते हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। पहला तरीका है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि 50% + 1 वोट मिल जाएंगे और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। दूसरा तरीका है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि 2/3 वोट मिल जाएंगे और संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। लेकिन तीसरा तरीका है बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी, यानी कि संसद में 2/3 बहुमत और आधे से एक अधिक राज्यों की सहमति। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये तीसरा वाला जो संविधान संशोधन है ये काफी टफ है। शायद इसीलिए इसमें ऐसी व्यवस्था करी गई है कि जब तक संविधान के मूल ढांचे के ऊपर कोई बात नहीं आएगी तब तक इसका सहारा नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक सूची आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय 3 वेज। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत के संविधान को 3 तरीकों से बदला जा सकता है, लेकिन साधारण बहुमत के द्वारा जिन जिन चीजों को बदला जा सकता है वो पूरी लिस्ट आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसका कारण यह है कि पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी तक की परीक्षाओं में देखा गया कि साधारण बहुमत से संविधान संशोधन या विशेष बहुमत से संविधान संशोधन से संबंधित खूब सारे प्रश्न आपसे पूछे गए। तो यहाँ पे 16 तरीके हैं जब सिंपल मेजोरिटी से संविधान को बदला जा सकता है। इसको पढ़ लीजिए और अपने नोट्स में इसको शामिल कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग विशेष बहुमत की बात करते हैं तो 3 तरीके हैं। यदि मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन होना हो, यदि नीति निर्देशक तत्वों में कोई परिवर्तन होना हो, या ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज, तो यहां पर हमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि चाहे ईडब्ल्यूएस आया हो, चाहे रिजर्वेशन की बात हुई हो, चाहे राइट टू एजुकेशन आया हो, या आजकल के जमाने में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो, तो ये सारी चीजें स्पेशल मेजोरिटी से ही चेंज करी जाती हैं। इसके बाद
आखिरी नंबर आता है कि वो कौन से तरीके हैं जिनमें हमें राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है संविधान संशोधन के लिए। तो कुल 8 ऐसी बातें हैं जिनमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की पहली बात है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित यदि किसी प्रकार का संशोधन करना है तो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करना है तो, जीएसटी से रिलेटेड कोई बात है तो, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां प्रदान करी गई हैं उनमें कोई संशोधन है तो, रिप्रेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट से संबंधित कोई प्रावधान है तो, और अंत में पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ध्यान रहे, संविधान संशोधन को भी संशोधित किया जा सकता है और यह भी शक्ति संसद के ही पास है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 368 को ही बदल दिया था और एक नया आर्टिकल ले आई थी 368 सब क्लॉज 4, और आज भी इसका सहारा लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी समाप्त कर लिया और भाग 20 तक आज हम लोग आ गए हैं। एक आखिरी लेक्चर इंडियन पॉलिटी का और बचा हुआ है, उसके बाद भारत के संविधान की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास में तैयार हो जाएगी। क्लास के तुरंत बाद संबंधित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस बाई करुणेश पाठक पर अवेलेबल हो जाए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इन वीडियो लेक्चर्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, यदि इसके लिए आपका कोई सुझाव हो तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।